इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं उमंग मिश्रा। लोकतंत्र के 272 शुभ चिंतक सामने आए। 272 संख्या भी उनके सामने आ गई है, क्योंकि इन लोगों को ये बहुत चिंता है कि चुनाव आयोग को बदनाम किया जा रहा है। बदनाम कौन कर रहा है? राहुल गांधी बदनाम कर रहे हैं, उसके ऊपर सवाल उठा के और लोगों के भीतर अविश्वास पैदा कर रहे हैं। ये 272 महानुभाव ने चिट्ठी लिखी है एक राहुल गांधी को, जिससे उन्होंने कहा है कि ऐसा करना सही नहीं है। तो इन 272 महानुभावों से कुछ सवाल पूछना चाहेंगे हम। ये कौन है, इस पे अभी लास्ट में इस पे बात करेंगे। फिलहाल सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं हम कि ये 272 महानुभाव, जिसमें से कुछ रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, कुछ रिटायर्ड आर्मी के ऑफिसर्स हैं और कुछ रिटायर्ड जजेस भी हैं और भी तरह के लोग हैं। तो इन सारे लोगों को अगर चुनाव आयोग की इतनी चिंता है कि चुनाव आयोग की छवि खराब नहीं होनी चाहिए, तो जब 2023 में सरकार ने कानून पास किया था चुनाव आयुक्तों के संदर्भ में, और वो कानून भी कब पास किया गया था? जब ज्यादातर विपक्ष के जितने भी सांसद थे वो सस्पेंडेड थे, मतलब वो सदन में मौजूद नहीं थे। बिना चर्चा के एक कानून पास किया गया। उस कानून के तहत चुनाव आयुक्त की ये नियम बनाया गया कि चुनाव आयुक्त के ऊपर उसके कार्यों के संपादन के लिए, उस दौरान किए गए किसी भी काम के लिए कोई सिविल या क्रिमिनल केस नहीं किया जा सकता है। यानी उन्हें पूरी तरह से भविष्य में इम्यून कर दिया गया कि आप कभी भी चुनाव आयुक्त होकर कुछ भी करके अगर आप चले जाते हैं तो आपसे कभी कोई सवाल नहीं किया जाएगा अदालत में। सवाल यह है कि ये कानून क्या किसी ने मांग की थी? किसी चुनाव आयुक्त को कोई दिक्कत हुई थी पहले अपने कार्यों के संचालन के बाद? उसे कोई सजा मिल गई थी या उसे कोई प्रताड़ना हो गई थी उसको? आखिर इस कानून की जरूरत क्यों पड़ी और इस कानून की मांग किसने की थी? सीधी सी बात है कि इस तरह का कानून, इस तरह की जो इम्यूनिटी तो किसी को भी नहीं है। अगर आप किसी भी ऐसे पद पर हैं जो पूरे देश को या पूरे समाज को प्रभावित कर रहे हैं आपको कार्य, तो आपको तो जवाबदेह होना ही पड़ेगा। लोकतंत्र का तो यह मूल सिद्धांत है। तो ऐसे में चुनाव आयुक्त को इतना इम्यूनिटी क्यों दी गई? और जब इम्यूनिटी दी गई थी तब इन 272 महानुभावों को तकलीफ क्यों नहीं हुई थी? चलिए मान लिया कि वो इम्यूनिटी दिया जाना जरूरी था इनके हिसाब से, बाकी तो उसकी किसी ने कभी कोई मांग नहीं की थी। अब दूसरी बात एक ये थी कि तब क्यों चिंता लोकतंत्र की नहीं हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी थी कि जो चयन करेगा चुनाव आयुक्तों का, वो समिति में एक प्रधानमंत्री होंगे, एक नेता प्रतिपक्ष होंगे और एक चीफ जस्टिस होंगे। अगर आप देखें सैद्धांतिक तौर पे तो बहुत अच्छी समिति थी, जिसमें कि सत्ता का भी प्रतिनिधि है, विपक्ष का भी प्रतिनिधि है और एक न्यूट्रल प्रतिनिधि है, जो कि वो भी छोटा मोटा व्यक्ति नहीं, भारत का जो है मुख्य न्यायाधीश है। तो एक बहुत ही अच्छी जो उन्होंने मॉडल दिया था। लेकिन उसी कानून के तहत उस कानून चेंज कर दिया गया। हालांकि उसमें यह प्रावधान दिया गया था कि संसद के कानून बनाने तक ऐसा है, लेकिन निश्चित रूप से एक उन्होंने मॉडल दिया था कि एक व्यक्ति जिसको आगे चुनाव कराना है देश का, जिसको लोकतंत्र जिस पे आधारित है, तो निष्पक्ष तो दिखना ही चाहिए। तो उसमें चीफ जस्टिस की जगह दूसरा कैबिनेट मिनिस्टर जोड़ दिया गया। यानी कि अब जो समिति है वो सीधे सीधे सरकार फैसला कर रही है, उसमें नेता प्रतिपक्ष का कोई मतलब नहीं। क्योंकि अगर उसमें एक प्रधानमंत्री है, उनके कैबिनेट का सदस्य है, तो तीसरा नेता प्रतिपक्ष क्या कहते हैं, उनका वोट उल्टा भी आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो इससे अच्छा तो नेता प्रतिपक्ष को भी हटा देते। तो सरकार ने जब ये दो चेंजेस किए, एक तो पूरी तरीके से उसको अपने हाथ में ले लिया और दूसरा उनको इम्यून बना दिया, तब इन 272 लोगों को क्यों नहीं चिंता हुई थी कि ऐसा करेंगे तो आने वाले समय में हो सकता है चुनाव आयोग की जो विश्वसनीयता है उस पर असर पड़े। और फिर भी चलती रही चीजें, ऐसा नहीं कि नहीं चली चीजें। लेकिन जब राहुल गांधी पे आरोप है कि उन्होंने ये चुनाव आयोग के ऊपर अविश्वास बनाने की कोशिश की, राहुल गांधी ने क्या किया है? राहुल गांधी पहले तो है कौन? राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, एलओपी हैं, संवैधानिक पद पर हैं। उनका काम है कि अगर उन्हें कहीं लग रहा है कि कहीं कोई दिक्कत है तो वो प्रश्न उठाएंगे, वो प्रधानमंत्री पे भी उठा सकते हैं। तो अगर उनका काम है, वो दायित्वों के निर्वहन में अपने कार्य कर रहे हैं, और काम कर क्या रहे हैं? वो ये बता रहे हैं उस खुलासे में जो उन्होंने किया 2 बार कि जो वोटर लिस्ट बनाई गई है उसमें उन्होंने डुप्लीकेशन दिखाया और ये दिखाया कि बहुत सारे फर्जी वोटर जुड़े हुए हैं इसमें, और सबूत के साथ दिखाया। और वो उस लिस्ट में दिखाया जो लिस्ट खुद चुनाव आयोग ने दी है, अपनी मर्जी से बनाई नहीं। तो सही वोटर लिस्ट बनाना किसका काम है? राजनीतिक दलों का काम तो है नहीं है, ये काम चुनाव आयोग का है। यानी चुनाव आयोग को खुद ही जिस लिस्ट को सही रखना चाहिए था
उसको सही नहीं रख रहे हैं, ये बात अगर नेता प्रतिपक्ष प्रूव करके बता रहा है तो बदनाम कहां कर रहा है? वो तो उनसे बता रहा है कि इसको ठीक कर लीजिए। दूसरी बात कि बहुत सारी चीजें और भी हैं जिसके कारण ये समस्या खड़ी होती है। अगर चुनाव आयोग से प्रश्न पूछा जा रहा है, वो जवाब दे दे तो कोई भ्रम का माहौल नहीं रहेगा, चीजें खत्म हो जाएंगी। लेकिन उसके जवाब कैसे होते हैं? अब बता रहे हैं कि पहले वाले थे राजीव कुमार, वो तो शायरी करते थे, वो तो शायरी सुनाते थे सवालों के जवाब में। कर न सकें इकरार तो कोई बात नहीं, मेरी वफा का उनको एतबार तो है। शिकायत भले ही उनकी मजबूरी हो, मगर सुनना, सहना, सुलझाना हमारी आदत तो है। ये जो आए हैं ज्ञानेश कुमार जी, इनका तो अलग ही हिसाब किताब है। ये तो भावनात्मक बातें करने लगते हैं तथ्यात्मक सवालों के जवाब में। अब कहा जा रहा है कि जीरो घर वाले कैसे हो गए, तो कह रहे हैं सब हमारी आपकी तरीके से किस्मत वाले नहीं हैं, कुछ लोगों का घर नहीं होता है, इस पुल के नीचे सोते हैं। बताइए, पुल के नीचे सोने, जीरो घर जिनका एड्रेस दिया था उसका ये लॉजिक इन्होंने दिया। अब चुनाव के प्रतिशत जो है कई बार से हो रहा है कि आज से चुनाव नहीं हो रहा, इतने सालों से देखा जा रहा है। पहली बार तो रात तक आ जाती थी परसेंटेज, अब वो परसेंटेज अगले दिन भी नहीं आ पा रहा है, उसके एक दिन बाद आ रहा है। और परसेंटेज पहले 1% बढ़ जाता था, 1.5% बढ़ जाता था जो शाम की डाटा होती थी, उससे 5-5, 6-6% बढ़ जाता है। तो कोई पूछेगा कि नहीं पूछेगा? भाई पूछेगा ना कि ऐसा जो भयानक परिवर्तन कैसे आता है डाटा में। तो अगर चलिए ठीक है, आप कहते हैं पड़ता है वोट, बिल्कुल मानते हैं पड़ता है, तो अगर जिस जगह पे डाउट हो रहा है तो आप उसको क्लियर कर दीजिए। अब वो कह रहे हैं कि अगर इतना परसेंटेज बढ़ रहा है तो हमें आप सीसीटीवी फुटेज दे दीजिए, वहां पे लगा रहता है सीसीटीवी कैमरा। इसका जवाब देखिए, क्या माताओं बहनों की फोटो देना ठीक है क्या? अरे भाई, हर अखबार में फोटो छपती है माताओं बहनों की वोट डालते हुए। वो वहां पे कोई चेंजिंग रूम थोड़ी ना है, वोट देने गए हैं, वहां की फोटो में क्या दिक्कत है? जब सारी वोटें लाइन लगी हुई छपती है, सारे अखबारों में, सारे टीवी चैनलों में दिखाई देती है। तो जो जवाब दिया जा रहा है वो जवाब ऐसा नहीं है कि उससे कन्विंस हो जाए व्यक्ति जो सवाल कर रहा है। सवाल पूछा जा रहा है, जवाब दिया जाए, बातें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन जवाब न दिया जाने पे उल्टा 272 महानुभाव आके ये कहने लगे कि ये सवाल पूछने वाला गलत है, तो फिर ये भी देखना पड़ेगा कि इन 272 महानुभावों को अगर लोकतंत्र की इतनी चिंता थी तो संस्थाओं की स्वतंत्रता पर इन्होंने कभी कोई चिंता क्यों नहीं व्यक्त की है आज तक? लोकतंत्र में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इसके अलावा मीडिया भी एक जो पहलू है, और पहलू ही नहीं, चौथा स्तंभ बहुत महत्वपूर्ण है। आप उदाहरण ऐसे समझिए कि अगर चुनाव आयोग पूरी ईमानदारी से अच्छे से काम कर रहा हो, लेकिन अगर मीडिया अपना काम न करे तो क्या होगा? एक बार ये सोच के देखिए आप कि जनता कैसे वोट देती है। जनता को सूचना चाहिए ना, अगर उसे जानकारी दी जाएगी कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, इसका फैसला वो सूचना के बाद ही कर पाएगा। अगर सूचना ही उसे उल्टी दे दी जाने लगे तो वो जो माइंड बनाएगा और जाके बिल्कुल निष्पक्ष प्रक्रिया से वोट दे के भी आएगा, तो क्या वोट सही होगा? तो अगर जाहिर सी बात है कि जो सूचना का प्रवाह है वो भी उतना इंपॉर्टेंट है। तो इन 272 महानुभावों ने कभी ये क्यों नहीं देखा कि इंडिया की मीडिया की क्या स्थिति है? इंडिया की मीडिया 150 से नीचे रैंकिंग में जा चुकी है, और रैंकिंग तो आप छोड़ दीजिए, रैंकिंग आप कह दीजिए कि हम नहीं मानते रैंकिंग को, आप अपनी आंखों से देख लीजिए ना, क्या दिखा रहा है टीवी, क्या छाप रहा है अखबार। आप खुद देख सकते हैं इस बात को। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो उसमें कोई चर्चा ही नहीं होती, वहां पे सारी बातें ब्लॉक्ड हैं। तो इनको कभी मीडिया की स्थिति चिंता क्यों नहीं कि अरे भाई हमारा मीडिया अगर इतना ज्यादा कंट्रोल्ड होगा तो हमारा लोकतंत्र कैसे चलेगा? इनको खाली चिंता तब हुई कि चुनाव आयोग की छवि पर इसका असर पड़ रहा है। वो असर क्यों पड़ रहा है? क्योंकि वो काम जो चुनाव आयोग का था उस पर प्रश्न उठ गए कि उन्होंने ठीक से नहीं किया। तो ये तो 272 महानुभावों के लोकतंत्र की चिंता की बात है। अब ये 272 महानुभाव हैं कौन से? अब ये भी आप एक एक व्यक्ति का नाम देखेंगे तो आप पाएंगे उसमें से 10 से ज्यादा तो ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, यानी वो एक तरीके से पॉलिटिकल लीडर हैं। वो जो जब थे पदों पे तब थे, अब उनकी बात का क्या मतलब है? एक साहब तो ऐसे हैं जो कि रिटायर हुए जस्टिस से और उसके बाद तुरंत एनजीटी में बना दिए गए, अध्यक्ष उसके बना दिए गए, लाभ के पद पे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे जो लाभ के पदों पे हैं। तो वो सारे के सारे लोग जिनको कहते हैं कि बुद्धिजीवियों ने, एमिनेंट पर्सनैलिटी ने जो चिट्ठी लिखी है, वो दरअसल वो चिट्ठी सीधे सीधे सरकार का एक पक्ष है जो उन्होंने रखा है। तो ऐसी स्थिति में जबकि देश में बजाय प्रश्नों के जवाब दिए जाएं, प्रश्न पूछने वाले को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है,
तब जबकि मीडिया अपना प्रश्न नहीं पूछ रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो ये सोचना पड़ेगा कि इस तरह के जो भी एमिनेंट लोग हैं सामने आ रहे हैं, वो दरअसल लोकतंत्र की मजबूत करना चाह रहे हैं या लोकतंत्र की कमजोरी में अपना हाथ बटा रहे हैं। ये सोचना जनता को है, उन लोगों को है जिनके पास ये सब सूचनाएं जाती हैं। आज के लिए इस विषय पर इतना ही। नमस्कार।